प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत। आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जो पाठ्यक्रम जो परीक्षा 2022 के लिए जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया, उसके अंदर हम जो अर्थशास्त्र हमारा जो विषय इकोनॉमिक्स, उसके बारे में यहाँ पर हम आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे कि सिलेबस जो डिस्कशन है हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जुड़ा है, क्या क्या इसके अंदर जो सिलेबस है वो हटाया गया है। तो संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो पाठ्यक्रम है वो परीक्षा 2022 के लिए। विषय आपका अर्थशास्त्र, विषय कोड जो है वो यानी कि सब्जेक्ट कोड होता है इसके अंदर जो वो है आपका 10, और उसके बाद जो कक्षा हमारी कौन सी है 12, यानी कक्षा 12वीं। तो ये 12वीं में देखो यहाँ पे आपके आर्ट्स के लिए यानी कला वर्ग के लिए भी, और वाणिज्य जो हमारा वाणिज्य वर्ग है तो वाणिज्य वर्ग के लिए भी यहाँ पर यही सिलेबस रहने वाला है। चलिए इसके अंदर अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखो इस जो है जो विषय, इसके अंदर देखो क्या क्या पैटर्न रहने वाला पेपर का। तो इसमें देखो आपको जो प्रश्न पत्र होगा वो एक होगा, यानी एक ही पेपर होगा। जो समय होगा वो आपके पास 3.25 घंटे का होगा। अंक जो होंगे प्रश्न पत्र के लिए वो 80 होंगे। सत्रांक जो है वो आपके कितने जाएंगे, यानी विद्यालय से जो आपके मार्क्स भेजे जाएंगे वो होंगे आपके 20 मार्क्स, और कुल मिलाकर आपके जो हो जाएंगे वो कितने 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल से। देखो अब आगे हम, तो सबसे पहले देखो बात आती है यहाँ पे कि सबसे पहले ये खंड ए कहता है। देखो यानी कि खंड ए के अंदर क्या दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है जो खंड ए, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखो क्या क्या पढ़ना है। समष्टि अर्थशास्त्र में देखो इकाई हमें ये दे रखी है पूरी कंप्लीट। तो इकाई इसमें क्या क्या देखो हमें पढ़ना है। तो इकाई एक जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें अध्याय जो पहला आएगा आपका परिचय, यानी इसमें परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, यानी इसका जन्म कैसे हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ क्या क्या है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम किस प्रकार से इसका लेखांकन किया जाता है। तो इसमें कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं जो क्या है, आय का वर्तुल प्रभाव यानी 2 सेक्टर मॉडल क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी विधियाँ हैं, मूल्यवर्धित या उत्पाद विधि है, व्यय विधि या आय विधि है, उसके बाद साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें क्या क्या होती हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या है इस वर्ष हमें 12th के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य यानी मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण किस प्रकार से होता है। तो आपको ये पूरा डिटेल से यहाँ पर इस वर्ष आपको यहाँ पर 12th के अंदर ये पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं इकाई नंबर 2 के अंदर। तो इकाई 2 देखो क्या कहता है। तो इकाई 2 में देखो क्या कहता है ये। तो इकाई 2 यहाँ पर ये कहता है कि मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित, यानी अध्याय आपका तीसरा मुद्रा और बैंकिंग। तो इसमें मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं, यानी मनी, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, बैंकिंग व्यवस्था क्या है तथा साख सर्जन क्या होता है। उसके बाद एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। उसके बाद साख सर्जन की सीमाएं यानी कमियां क्या क्या होती हैं, तथा मुद्रा गुणांक। उसके बाद मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण क्या क्या होते हैं। तो ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा इस वर्ष यहाँ पर डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। इसके बाद आता है यहाँ पे देखो इकाई नंबर जो है हमारी कौन सी, तीसरी। तो तीसरी इकाई में मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है देखो। तो तीसरी इकाई के अंदर यहाँ पर ये बात करता है कि इसमें कहता है कि आय और रोजगार। तो अध्याय चौथा जो है वो क्या कहता है, यानी कि नंबर 4 पर आय और रोजगार का निर्धारण। तो यहाँ कहता है कि आय और रोजगार का निर्धारण समग्र मांग है उसके अवयव उपभोग निवेश 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, अल्पकाल में संतुलन आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, स्थिर कीमत स्तर के साथ समविष्ट अर्थशास्त्रीय संतुलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, समग्र मांग में स्वायत्त परिवर्तन तथा आय तथा उत्पादन पर प्रभाव, गुणक क्रियाविधि अन्य संकल्पना, ये क्या होती हैं पूरा डिटेल से आपको क्या है इस वर्ष यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम इसके अंदर आगे जो वो है हमारा यहाँ पर इकाई नंबर क्या 4। तो इकाई नंबर 4 की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इकाई नंबर 4 में कहता है कि सरकारी बजट। तो अध्याय 5 जो है हमारा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है, इसके अवयव क्या क्या है, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, प्राप्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बाद व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, संतुलित अधिशेष एवं घाटे का बजट क्या होता है, सरकारी घाटे के माप क्या क्या होते हैं। ये हमें पूरा डिटेल से क्या करना पड़ेगा इस वर्ष की इस क्लास के अंदर हमें ये अध्ययन
करना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो खुली अर्थव्यवस्था वाली जो इकाई हमारी, इसमें देखो अध्याय जो 6 खुली अर्थव्यवस्था यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, तो अदायगी संतुलन, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, अदायगी संतुलन, अधिक्य और घाटा यानी कि जो क्या है वो सरप्लस हमारा किस प्रकार से, डेफिसिट क्या है, वो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण एवं दोष क्या क्या होते हैं, प्रबंधित तृतीय क्या होते हैं, ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा इस वर्ष यहाँ पर हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये था हमारा भाग ए यानी खंड ए। अब यहाँ पर बात आती है खंड जो ब है हमारा जो, उसके बारे में, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो खंड ब हमारा देखो क्या कहता है, तो खंड ब देखो ये कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखो क्या क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे इकाई 1 दे रखी है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में, देखो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसमें आपको अध्याय जो 1 है उसमें परिचय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ोगे कि सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, ये क्या होती हैं केंद्रीय समस्याएं, इनका अर्थ। उसके बाद आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किस प्रकार से, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल से क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। इकाई जो है हमारी कौन सी है, वो दूसरी यानी उपभोक्ता व्यवहार, यूनिट नंबर 2। तो उपभोक्ता व्यवहार के बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखो तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो अध्याय जो 2 है वो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो इसमें अपने को उपयोगिता, यूटिलिटी यानी कि गणनावाचक उपयोगिता क्या होती है, विश्लेषण उसका पढ़ना पड़ेगा। क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है, वो विश्लेषण पढ़ना पड़ेगा। उपभोक्ता का बजट क्या होता है, बजट सेट है, बजट रेखा क्या होती है, बजट सेट में बदलाव किस प्रकार से होता है। उपभोक्ताओं का इष्टतम चयन यानी कि अच्छे प्रकार से चयन किस प्रकार से किया जाता है। मांग वक्र तथा मांग का नियम क्या होता है। इसके बाद अनधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति क्या होती है। सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं, मांग वक्र में शिफ्ट, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, बाजार मांग। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद यहीं पर इसी यूनिट के अंदर आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो ये पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर ही है ये, देखो इसी के अंदर मांग की लोच क्या होती है, रेखिक मांग वक्र की दिशा में लोच क्या होती है, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, लोच का व्यय किस प्रकार से किया जाता है। तो ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर जो 3 है हमारी, इकाई नंबर 3 है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या आता है। तो इकाई नंबर 3 की हम यहाँ पर प्यारे साथियों बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो इकाई नंबर जो 3 है उत्पादन तथा लागत की अवधारणाएं। तो इसमें कहता है कि अध्याय जो 3 है उत्पादन तथा लागत। तो क्या क्या पढ़ना है, देखो उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा प्रवृत्ति अनुपात नियम, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियाँ क्या क्या होती हैं, पैमाने का प्रतिफल क्या क्या होता है, लागत क्या होती है, अल्पकालीन लागत व दीर्घकालीन लागत क्या होती है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इकाई नंबर 3 जो है हमारी उत्पादन तथा लागत की अवधारणा है। तो इसका अध्याय जो 3 है उत्पादन तथा लागत, तो पूरा डिटेल से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो बात आते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, देखो इकाई नंबर जो है हमारी वो कितनी है, 4। तो इकाई नंबर 4 जो ये कहता है, ये क्या कहता है, इकाई नंबर 4 जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन। तो अध्याय 4 में देखो क्या कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो ये कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा परिभाषिक लक्षण, समप्राप्ति, लाभ अधिकतमीकरण, समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, आरेख द्वारा इसका प्रदर्शन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, उसके बाद एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, उत्पादन बंदी बिंदु क्या होता है, सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु क्या होता है। उसके बाद फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं, प्रौद्योगिकी प्रगति क्या क्या होती है, आगत कीमतें क्या होती हैं, बाजार पूर्ति वक्र, पूर्ति की कीमत लोच इत्यादि। हमें ये क्या करना पड़ेगा, इकाई नंबर 4 यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे, देखो जो हमारा यहाँ पर इकाई नंबर जो कौन सी है, इकाई नंबर जो हमारी इसके अंदर कौन सी जो 4 जो है, उसी के अंदर हमारा जो अध्याय नंबर क्या है, 5।
तो बाजार संतुलन हमें देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें। संतुलन, अधिमांग क्या होता है, अधिपूर्ति क्या होती है, बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या क्या होती है, बाजार संतुलन में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन यानी बाहर की तरफ क्या करना, जाना, अनुप्रयोग क्या होते हैं, उच्चतम निर्धारण कीमत क्या होती है, निम्नतम निर्धारित कीमत क्या होती है, ये हमें पूरा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखो इकाई नंबर जो हमारी कितनी है, 5। तो इकाई नंबर 5 का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, तो इसके बारे में देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये कहता है कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी कि इसमें क्या कहता है, देखो अध्याय 6 में प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार, बाजार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र, कुल औसत तथा सीमांत संप्राप्तियाँ, सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लॉज क्या होती है, एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन क्या होता है, अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार क्या होते हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार वगैरह ये क्या होते हैं। तो ये सारे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसके अंदर अध्ययन करना पड़ेगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर लास्ट जो बात आती है यानी अंतिम जो बात आती है वो क्या आती है कि इसके अंदर सर आप पूछोगे कि सर हमें कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो निर्धारित पुस्तकें कौन कौन सी की हुई हैं। तो निर्धारित पुस्तकें आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये जो बुक्स हैं वो आपकी NCERT से संबंधित जो होंगी, यानी कि जो NCERT द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, जो बुक्स यहाँ पे क्या की गई हैं, इशू की गई है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है, जो ये वीडियो है, इसके अंदर आपको बहुत सी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपका जो नया सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसमें किस प्रकार से आपके यहाँ पर जो क्या क्या जो चैप्टर जुड़े हैं, किस प्रकार से हमें उसका अध्ययन करना है, तो सारा आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो इस क्लास के अंदर जुड़ा रहने के लिए व्याख्याता वाणिज्य विनोद कुमार शाक्य द्वारा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।